सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् पडमीय शिरसाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्रयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छं नमियूणनेमि चन्दम् असहाय पराक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्तजुतं ओघादेशे थवं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री गोमटसार जी कर्मकांड ग्रंथ है और उसमें योगस्थान का स्वरूप हमने कल समझना शुरू किया। योगस्थान जो है उसका संबंध कल हमने देखा था कि योग मार्गणा से किस प्रकार से है। जो जीव में योग पाए जाते हैं, योग का मतलब दो तरह से बताया, भाव योग और द्रव्य योग। फिर जो भाव योग है उससे प्रयोजन नहीं है यहाँ पे। जो द्रव्य योग है, द्रव्य योग यानी आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन है उसे द्रव्य योग कहा। और वह परिस्पंदन अनेक प्रकार से होता है और उसको किस प्रकार से नापना और उसका क्या क्या परिणमन होता है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो वो जो परिस्पंदन हो रहा है वो अलग अलग प्रकार से, कम इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी ऐसे करके होता है। और उसको जो नाप रहे हैं हम वो किससे नापते हैं? अविभाग प्रतिच्छेद से। तो इसमें उसके पहले जो योगस्थान है वो 3 प्रकार के बताए, ठीक है। तो जो पहली सुबह वाली क्लास होती है उसमें क्वेश्चन आंसर भले ही पूछे नहीं पूछे, होमवर्क दे नहीं दे, लेकिन ये जो दोपहर वाली क्लास होती है उसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको याद भी करके आना है और मैं आपसे पूछूंगी भी, है ना। क्लास के बीच में एक्सरसाइज भी चलेगी, तो आप बस सुनने का मन बनाकर मत आना, ठीक है। तो अब ये बताना है कि जो योगस्थान के 3 भेद बताए हैं वो कौन कौन से हैं। नहीं नहीं, हाथ ऊपर करना है। कौन है नया? प्रतीक्षा, पीछे माइक दे देना। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। ठीक है, हाँ हाँ, बढ़िया। अब इसमें उपपाद योग स्थान किसे कहते हैं वो बताना है। प्रवीण जी पीछे दे दीजिए माइक, जेंट्स में। चालू कर दीजिए उसको। जन्म के पहले समय में जो योग स्थान होता है उसे उपपाद योग स्थान कहते हैं। बराबर। अब उसमें हमने 2 तरह से बताया था, जगन्य और उत्कृष्ट। वो बता सकते हैं आप उपपाद में? नहीं, आगे दे दीजिए। ऋषभ है ना, ऋषभ को दे दीजिए। जो जीव ऋजु गति से उत्पन्न होता है उसको उत्कृष्ट योग स्थान होता है उपपाद में, और जो मोड़े सहित विग्रह गति से उत्पन्न होता है उसे जगन्य योग स्थान हो सकता है। बढ़िया। अब इसके बाद में बताना है परिणाम योग स्थान। परिणाम योग स्थान का स्वरूप कहाँ से कहाँ तक होता है? पीछे ज्योति जी को पास कर दीजिए, पीछे पास कर दीजिए। हाँ, जन्म के दूसरे समय से लेके शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक परिणाम योग स्थान पूछा है। सॉरी सर, शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद से लेके पूरी आयु पर्यंत शरीर पर्याप्ति वाला टाइम भी उसमें इंक्लूड करना है। हाँ, वहां से। ठीक है। क्या बताया?
जो परिणाम योग स्थान है, शरीर पर्याप्ति जिस समय पूरी हुई वहां से लेकर के जो भाव का अंत समय है वहां तक चलेगा, वो कौन सा है? परिणाम योग स्थान। अब इसके बाद में बताना है एकांतानुवृद्धि। समकित, समकित बताएंगे? माइक समकित को दे दीजिए। एकांतानुवृद्धि योगस्थान उसे कहते हैं जो उपपाद योगस्थान के बाद के समय से लेके शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। क्लियर बताओ, उसमें सामान्य स्थूल बताया आपने। कहाँ से शुरू होगा? उपपाद वाले समय से होगा कि उपपाद के नेक्स्ट वाले समय तक से? नहीं, अतिशय पास में दे दो उधर। जो उत्पाद वाला है उसके नेक्स्ट समय से लेकर शरीर पर्याप्ति के जस्ट पहले समय तक जो योगी स्थान बना रहेगा वो अपना होगा एकांतानुवृद्धि योगी स्थान, और वो प्रति समय असंख्यात अविभाग प्रतिचित से बढ़ता भी रहेगा। ठीक है, बढ़िया। देखो इसमें हमने कल देखा था, वापस से आपको बता देते हैं। जो जन्म का पहला समय है उसमें क्या बताया है? उपपाद योगस्थान। और दूसरे समय से जो उसकी शरीर पर्याप्ति पूरी होगी वहां तक उसके एक समय पहले, यानी जैसे 70 नंबर पे शरीर पर्याप्ति पूरी हो रही है तो 69 नंबर तक कौन सा योग स्थान है? एकांतानुवृद्धि। और 70वें समय से लेकर के जो भाव का अंत समय है वहां तक कौन सा योग स्थान चलना है? परिणाम योग स्थान चलना है। इस प्रकार से ये 3 योग स्थान जीव के जीवन काल में पाए जाते हैं ना, अलग अलग समय पर ड्यूरेशन पे जो पाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका डिवीजन किया है। फिर उसमें ये बताया था हमने कि जो 14 जीव समास है उनके अलग अलग होंगे, यानी उपपाद योग स्थान है तो जो 14 भेद जीव समास के हैं उनके सभी के अलग अलग पाए जाएंगे। संघी पंचेंद्री का उपपाद योग स्थान की रेंज अलग होगी, है ना, पर्याप्त की अलग है और अपर्याप्त की अलग है। ऐसी एकांतानुवृद्धि है तो संघी पंचेंद्री के एकांतानुवृद्धि के जो योग स्थान है वो अलग होंगे और असंगी है उसके अलग होंगे। तो ऐसे करके जो योग स्थान है वो अलग अलग रेंज रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, योग स्थान की डेफिनेशन जो है अभी तक मैंने पूछी नहीं है। योग स्थान किसे कहा? कौन बताएगा? संयम बोलिए, पीछे दे दीजिए। नाना गुण हानि के समूह को योग स्थान कहते हैं। नाना गुण हानि के समूह को योग स्थान कहते हैं, बिल्कुल पारिभाषिक हुई। लेकिन यदि हम शक्ति की अपेक्षा वर्णन करेंगे तो कैसे बताएंगे? सभी प्रदेशों में एक साथ होने वाले एक समय के कंपन को योग स्थान कहते हैं। ठीक है, बढ़िया ना। योग स्थान है, आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एक साथ कितने योग स्थान हो सकते हैं, तो एक समय में जीव को एक ही योग स्थान पाया जाएगा। जैसे हम पर्याय के लिए कहते हैं ना कि एक समय में जीव को कितनी पर्याय हो सकती है, तो जो परिणमन है वो तो एक ही पाया जाएगा। तो इसी तरह से जो योग स्थान है वो एट ए टाइम एक ही पाया जाएगा। फिर अगले समय दूसरा योग स्थान हो सकता है, वही भी हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही योग स्थान आएगा। तो वो जो एक योग स्थान है वो सारे आत्मा के प्रदेशों का मिलाकर जो परिस्पंदन परिणमन है उस टोटल को हम क्या कह रहे हैं? योग स्थान। माइक ले लीजिए, आपको पूछना है तो, है ना। अभी 1 मिनट में पहले मैं पूछ लेती हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन लेकर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बता दिया? 3 भेद हो गए और उसके बाद में योग स्थान की परिभाषा हो गई और कहाँ से कहाँ तक होते हैं पर्याप्त अपर्याप्त जीव के। अब उसको अपन इतना डिटेल में नहीं लेंगे। योग स्थान के अवयव देखे थे, है ना। कितने अवयव होते हैं? 6। 5 किसने बोला? 6 अवयव होते हैं। तो उन 6 अवयवों के नाम बताने हैं। क्या बताना है? योग स्थान के 6 अवयवों के नाम बताना है। हाँ, आप ही के पास माइक है ना, बोलिए। अविभाग प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, गुणहानि और नाना गुणहानि। बढ़िया। अब इसके बाद में अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहा वो समझ में आया था कल? थोड़े लोग बोले हमको तो समझ में ही नहीं आया, ऊपर से चला गया, क्या क्या है। परिभाषा आप बता दीजिए, फिर थोड़ा सा रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। आप थे ना कल, आप बताओगे विनीता? हाँ, इधर दे दीजिए माइक। अविभाग प्रतिच्छेद की डेफिनेशन।
एक प्रदेश या एक वर्ग में असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। ये तो प्रमाण हो गया, लेकिन उसको हमने नापने का तरीका जगन्य शक्ति, जो सबसे जगन्य शक्ति होती है वो अविभाग प्रतिच्छेद है। एक आत्मा के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो जगन्य वृद्धि है, उस वृद्धि के प्रमाण को क्या बोल रहे हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। वर्ग किसे कहते हैं? आप जेंट्स में ना, अभिषेक बोलिए, पीछे दे दीजिए माइक। अविभाग प्रतिच्छेद के समूह को वर्ग कहते हैं। ठीक है। और वर्गणा? आपको नहीं, बैठ जाओ। दीपक बताएंगे? दीपक को दे दीजिए। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। ठीक है, किसे कहा? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। इसके बाद में स्पर्धक किसे कहते हैं? चलिए सब साथ में ही बोल रहे हैं, तो फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो शक्ति का अविभाज्य अंश, यहाँ पर हमने सामान्य रूप से परिभाषा दी है कि जगन्य शक्ति जो है उसको क्या बोल रहे हैं? अविभाग प्रतिच्छेद। और उसका अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वर्ग, वर्गों का समूह वर्गणा, और वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, और स्पर्धक का समूह गुणहानी, और गुणहानियों का समूह नाना गुणहानी। ये हमने बिल्कुल एक ABCD फॉर्म में बच्चों वाली जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर देखिए। और इसके बाद में अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, वो वापस से हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या बताया था कि इसमें जो जगन्य शक्ति है, आत्मा का जो प्रदेश है आत्मा के, उसमें सबसे कम शक्ति जिसमें पाई जा रही है, उसकी शक्ति को आप फैलाइए, है ना, कहीं बर्फी फैलाइए। यहाँ भी फैला सकते हैं, वो तो बहुत बताई हमने। कितनी बताई उसमें शक्ति? असंख्यात लोक प्रमाण है, तो वो लोक से बाहर ही जानी है आप उसको फैलाएंगे तो। और उससे थोड़ी सी वृद्धि वाला जो दूसरा आत्मा का प्रदेश है, उसकी शक्ति को फैलाइए। थोड़ी सी यानी कि बस उससे अधिक वाली, और ज्यादा वाली नहीं, कम से कम वृद्धि जिसमें हुई है वो वाले आत्मा के प्रदेश की शक्ति को लेकर फैलाएं। और उसमें फिर दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, है ना, उस जो डिफरेंस यानी वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो वृद्धि हुई है शक्ति की, उसको हम नाम दे रहे हैं अविभाग प्रतिच्छेद। और उस अविभाग प्रतिच्छेद से ही अब सबकी शक्ति को नापा जाएगा, सारे आत्मा के प्रदेशों के। तो जो पहला वाला जगन्य वाला शक्ति मतलब जो प्रदेश लिया, उसको फिर हम उसी शक्ति के अकॉर्डिंग क्या करें? विभाजित करें। तो विभाजित करेंगे तो क्या आता है कि उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अविभाग प्रतिच्छेद बन जाएंगे। यानी आत्मा का जो प्रदेश में जगन्य कंपन हुआ, उसमें जो कंपन की शक्ति है उसको मेजर किया तो कितना निकल कर आया? असंख्यात लोक। असंख्यात लोक समझ में आता है ना? ठीक है, इतना तो हम मान के चल रहे दोपहर की क्लास में बैठे हैं। तो अब इसके बाद में जो है गाथा नंबर 227 है। तो ये जो गाथा है इसको हम अभी स्किप करते हैं और आगे वाली जो 228 नंबर की गाथा है उसको लेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना कि ये वाली गाथा रह गई है। 228 की क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका जो मैथ्स है अगर हम पढ़ भी लेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। पहले जो डिटेल है इनकी स्पर्धक वर्गणाओं आदि की, उसको हम देखेंगे। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 228। हाँ, इसके पहले कोई प्रश्न पूछना चाहते थे ना, कहाँ गए? हाँ, उनको दे दीजिए। जो हम योग बोलते हैं, जीव के प्रदेशों का परिस्पंद है, उसे योग कहते हैं। ये योग के जो समूह है, उस समूह को भी योग स्थान कहेंगे क्या या नहीं? नहीं, वही है योगों का जो समूह है। योगों का समूह यानी कि जो एक एक प्रदेश में जो परिस्पंदन हो रहा है उन सभी को मिलाना, यानी एक आत्मा का जो योग रूप परिणमन हो रहा है समूह रूप से, उसको हम योग स्थान नाम दे रहे हैं। मैं इसमें मन वचन काय तीनों को भी लेने नहीं, मन वचन काय तो भिन्न हो गए ना, भिन्न हो गए। आत्मा की बात की जा रही है, आत्मा के प्रदेश की बात की जा रही है। और मन वचन काय तो क्या हो गए? बाहर की पुद्गलिक हो गई, इसलिए वो अलग है।
हम निमित्त कहते हैं कि मन के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हुआ, हाँ। तो परिस्पंदन किसका हो रहा है? आत्मा प्रदेश। आत्मा, है ना? तो मन क्या बना है? निमित्त बना है, ऐसा कहा जाएगा उसके कि प्रदेश में परिस्पंदन में कौन निमित्त बन रहा है? तो मन या वचन या काय। लेकिन हो किस में रहा है? परिणमन किसका है? आत्मा जीव प्रदेश। का। तो इसलिए वो जो योग स्थान जो परिणमन हुआ वो किसका हुआ? जीव का। लेकिन ये जितने हैं तो जो जय मन जिनेंद्र। वचन काय योग होते हैं वो सब के सब इसमें गर्भित हैं। जितने योग स्थान बताए जा रहे हैं वो मन योग वाले भी हैं, वचन योग वाले भी हैं, काय योग वाले भी हैं। ठीक है।